कक्षा 7वीं का गणित का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 7 का 7 मार्च को होने वाला है ना। देखो यह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपका एग्जाम 60 नंबर का आपका पूर्णांक इसका रहेगा, सभी को पता है आपको है ना। 2.5 घंटे का भाई आपको समय मिलेगा भाई, है ना। तो ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। एंड क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड रख रहा है, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना। तो पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को समझ करके जाना, क्योंकि गणित के पेपर में आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मैं आपको बता रहा हूं ना 1 से 26 तक, ठीक है। अगला कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु, जैसा मैंने कहा, मॉडल पेपर। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है सबसे पहले नंबर का आपका, है ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया -4 की पावर है 3, है ना, का क्यूब है, का सरल रूप है ना। तो इसका क्यूब, इसका सरल रूप क्या होगा, तो -64, 12 या फिर -12 या फिर 64। तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा जूम कर लें क्या, आपको ठीक तरीके से देखे, है ना, कर लेना चाहिए। ये रहेगा, आप ठीक दिख रहा है ना, काफी पास से है ना। तो -4 की पावर क्यूब का जो है सरल रूप है, तो क्या होगा, देखो 4 का 3 बार हम गुणा करेंगे, 4 4 दूना 8, 4 तिया मतलब गुणा करना है, 4 चौका 16, चौको 64। तो यह आएगा माइनस में है, तो -64 आपका राइट आंसर यहाँ पे -64 आपको लिखना है। क्यों होगा, क्योंकि -4 है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका आपका गुणा होना है 3 बार, है ना, इसका गुणा होना है। तो देखो इसका 4 चौकी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और फिर इसका 16 का इसमें कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, तो 16 चौकी -64। थोड़ा समझते हुए चलेंगे हम, है ना। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर इसका, है ना। अगला है x + y - xy बहुपद है, तो एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी या त्रिघाती। भाई घात की तो बात ही नहीं आ रही उसमें, है ना। तो देखो पदों से समझना सीखो बहुपद को, इस तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है कि आ रहा है, ठीक है। देखो x + y - xy, देखो 1 2 3 चिन्हों के अगल बगल के जो आपको पद गिनने हैं, 1 2 3, है ना। अब इस चिन्ह के इस तरफ तो एक ही पद है, देखो 1 पद हो गया, 2 पद, 3, तो त्रिपद बहुपद हो गया ये, ठीक है, त्रिपद बहुपद 1 2 3। अब ये दोनों होती है x + y, तो ये द्विपद बहुपद हो जाता है ना, और रेखक बहुपद हो जाता है, एक पदी हो जाता है ना। तो वो चीजें याद रखनी है। द्विघाती, जब घात होती है तो द्विघाती त्रिघाती पे बात करते हैं ना, तो इस चीज को भी याद रखना। अगला है कि 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाने के लिए व्यंजक है ना। y और z के गुणनफल को आपको घटाना है 10 में से, ठीक है। तो 10 - y - z गुणनफल को घटाना है, ठीक है। 10 - yz या फिर 10 + yz या फिर 10 yz - 10। तो देखो 10 + yz, ये तो यहाँ पे घटाया नहीं यार, जोड़ा जा रहा, तो ये तो नहीं होगा। y - 10z, yz - 10, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें 10 में से घटाना है, तो ये तो नहीं है, और ये भी नहीं है, यहाँ पे जोड़ हो गया, है ना। और 10 - yz, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल को घटाना है। यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह इनके बीच में लगा हुआ yz के, है ना, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर रहेगा ये, है ना। जब इस तरीके से लिखा जाता है, दो संख्याओं को या फिर दो नंबरों को, है ना, दो अल्फाबेट्स लिखे जाए, तो उनके बीच समझना गुणा है, ठीक है। XY भी लिखे जाए तो समझना गुणा है, ठीक है। तो गुणनफल को घटा दिया ना 10 में से, है ना, तो इस चीज को याद रखो, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है -6 + -2 का मान क्या होगा। भाई प्लस माइनस ये अपन गुणा करेंगे, है ना, और इसको हमें जोड़ना है, 6 2 अपना 8 हो जाएगा, और चिन्ह अपना आ जाएगा माइनस का ही, है ना। तो -8 इसका राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। चित्र दिया गया आपको 1 2 3 4 बॉक्स है इसमें टोटल, है ना, और एक क्या है छायांकित, यानी कि एक भरा हुआ है, छायांकित भाग है। अब इसको प्रदर्शित करने वाली भिन्न क्या होगी, 1/3 4/3 4 4, ये होगी क्या, नहीं यार ये नहीं होगी, क्योंकि देखो एक भरा हुआ है टोटल 4 है, एक भरा हुआ है टोटल 4 है, एक भरा हुआ है टोटल 4 है। देखो सी नंबर ऑप्शन लगा दो सीधा, इस तरीके से क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं आपके 6 से 10 तक भैया रिक्त स्थान, जो कि आपको एक एक नंबर एग्जाम में देंगे। 6वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वृत्त में खालिस्तान सममित रेखाएं होती हैं, तो वृत्त में असीमित सममित रेखाएं होती हैं। इसका आंसर आपको लिखना है असीमित। देखो जितनी अच्छी हो सके बच्चों, उतनी अच्छी राइटिंग लिखने का पेपर में प्रयास करना, ताकि अच्छे नंबर मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप कितनी होगी। तो देखो दो सर्वांगसम है, सर्वांगसम कोणों की मापें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे की भी क्या होगी 70 डिग्री। अगला कहता है कि घड़ी की एक सुई के 1/4 घुमाव के लिए समकोण की संख्या होगी। तो देखो अब घड़ी के 1/4 की बात करें, 1/4, अब देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा इसको। देखो जैसे ये घड़ी है, अब 1/4 इसका भाग क्या होगा, 1/4 भाग इतना होगा ना इसका, है ना। अब देखो 1 2 3 4, है ना, मतलब 1/4 भाग इतना होगा ना, केवल इतना भाग है ना, ये 1/4 भाग है। इसके लिए यहाँ पे इसकी संख्या पूछी गई है ना। तो एक समकोण ही बन रहा है ना, एक ही बन रहा है ना, दो तो बन नहीं रही ना। 2/4 की बात करी जाए तो एक समकोण होगी, इसकी संख्या क्या होगी, एक समकोण, है ना, एक समकोण बनेगा, है ना, एक समकोण। एक भी लिख दोगे तो आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है आर्यभट्ट, है ना। इनका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, आर्यभट्ट,
भट्ट, इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। देखो दो कोण अगर पूरक होते हैं तो उनकी मापों का योग 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। इस चीज को याद रखो। एंड बढ़ लेते हैं हम आगे, और वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते हो छोटू यार। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाता है 11 से 16 तक आपके 2-2 नंबर की। अब देखो 2-2 नंबर के प्रश्न, अरे भाई 3-3 के भी हैं, 5 के भी हैं, सब कुछ उत्तर के साथ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वीडियो देखना है बस। देखो 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनकी अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। दो संख्या आपको दी गई है 648 और 405, है ना। इनका आपको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इनकी घातों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करोगे, देखो इस विधि से। आपके सामने 11 का उत्तर आपको दिख रहा होगा, ये 11 की पहले का उत्तर है, ठीक है। 11 की पहले का उत्तर ये देखिए, इस तरीके से आप उसका पहले तो करेंगे, है ना। और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके देखो पेयर निकाले जाते हैं इसमें। तो जैसे जैसे इसके पेयर निकलते जाएंगे, देखो 2-2 है ना, एक पेयर बन जाएगा, फिर इसका एक छूट गया, इसके 2-2 पेयर बन जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ये यहाँ पर निकल करके इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। और हमें इसका दूसरा भी तो दिया गया 405, इसका आपको इस तरीके से कर लेना है ना, इसका ये आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये रही आपके इसके आंसर। एंड इन्हें कंप्लीट करे बगैर मत जाना, इस तरीके के और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आ जाता है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों या आकृतियों की कोई दो उदाहरण। अपने जीवन में कोई आपने ऐसी आकृतियां देखी जो समान हो, सर्वांगसम हो, है ना। तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं भाई, देखो भाई ये हो सकती हैं, मतलब कह लो कि 2 नोट हो सकते हैं, एक ही ताले की 2 चाबियां हो सकती हैं ना। तो ये सर्वांगसम चीजें हो सकती हैं, समान चीजें जो कह लो, है ना। तो मैं मतलब कह लो कई सारे आपके पेन भी हो सकते हैं, तो वो सर्वांगसम हो एक तरीके से, है ना। तो एक ताले की 2 चाबियां हो सकती हैं, है ना। एक समान मान के 2 नोट हो सकते हैं, मतलब तो ये आप याद रखिएगा चीजें। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, ये क्या हो सकता है ऐसा। एक घन एक षटभुज के आकार की छाया दे सकता है। अब आपको सत्य असत्य लिखना है ना, कौन सही है कौन गलत है। तो एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, हाँ जी बिल्कुल दे सकता है, तो इसको आपको सत्य लिखना है। अगला है आपका एक घन एक षटभुज के आकार की, घन षटभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता, क्योंकि घन यार और षटभुज में कितनी 6 भुजाएं चाहिए, तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो असत्य लिख देना आपको, है ना, असत्य इसका उत्तर लिख देना। पहले का सत्य दूसरे का सत्य। तो किस तरीके से एग्जाम में लिखोगे, कॉपी में इस तरीके से लिखना है। देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, इसलिए जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि सुशील क्रमागत 3 दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे 7 घंटे 6, 5 और 7 घंटे पढ़ाई करता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय ज्ञात करना है आपको। कितने दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है, 6 घंटे, एक दिन 6 घंटे पढ़ा, फिर 5 घंटा, फिर 3 घंटा, इन तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दे दो, ठीक है। और 3 का भाग आपको दे देना है, तो बस आपको 18 घंटा निकल करके आ जाएगा, मतलब एवरेज, ये आपका एवरेज फिर हम निकाल लेंगे 3 दिनों का। तो पहले तो इन तीनों को जोड़ दो, फिर अपना 18 घंटे निकल करके 3 घंटे, मतलब 3 दिनों के जो समय है वो 18 घंटे, और फिर 3 दिन पढ़ रहा है तो एवरेज 6 घंटे वो डेली मतलब कह रहे कि पढ़ रहा है, ठीक है। 6 घंटे आपका आंसर निकल करके आ जाता है। इस तरीके से लिखोगे एग्जाम में तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला की ऐसी 2 अक्षर लिखिए जिनकी रैखिक सम्मति और घूर्णी सम्मति दोनों समान है, मतलब रैखिक और घूर्णी सम्मति दोनों पाई जाती है उसमें। तो देखो भाई ये क्या है, एच में क्या है, घूर्णी सम्मति है, रैखिक सम्मति एच में यहाँ पे, और ओ में हमारी घूर्णी सम्मति है। तो ये रहेगा आपका 15 का उत्तर। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ये रहेगा एच और ओ ऐसी 2 अक्षर हैं जिनमें रैखिक और घूर्णी सम्मति दोनों होती हैं, ठीक है। ये रहेंगे आपके 2 ऐसे लेटर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, चतुर्भुज ज्यामिति में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। चतुर्भुज ज्यामिति में क्या होता है भाई, 4 शीर्ष और 4 किनारे होते हैं। चतुर्भुज 16 का उत्तर है ना, चतुर्भुज ज्यामिति में 4 शीर्ष और 4 किनारे होते हैं, ठीक है। ये रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 17 से 22 तक भैया 3-3 नंबर के प्रश्न। अरे भाई 3-3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न 17 से 22 तक है, यानी कि 3 दिन 6 दिन दोनों चीजों पर 15 नंबर आपके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल से ध्यान से देखते चलो। फिर 5-5 नंबर के है। 17 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे आकारों की 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो, है ना। 3 उदाहरण देने हैं आपको जिसमें कोई सममित रेखा ना हो। भैया कौन कौन से दे सकते हो, देखो ऐसे आकार जिसमें सममित रेखा नहीं होती है, तो ये रहेंगे आपके सामने उदाहरण। एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सममित रेखा नहीं होती है, एक अनियमित चतुर्भुज होता है जिसमें सममित रेखा नहीं, और अक्षर एफ होता है जिसमें सममित रेखा नहीं होती है, ठीक है। ये आपका रहेगा आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। भैया 5
पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। अब पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ जी हो जाती हैं। देखो अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो, 5 का करना है तो 0 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं कि 5 का करना है तो 5 तक तो वैसे लिखना नहीं यार, 0 ले रहे हो ना साथ में, यहाँ से स्टार्ट 1 हो गई, फिर 2 3 4 5 है ना, 5 हो गई। अब इनको जोड़ दो, ये 10 हो जाएगा है ना, और फिर कुल संख्याएं जितनी हमें दी गई हैं निकालने के लिए उनका भाग दे दो 10 में, ये आपका निकल करके आएगा। ये माध्य का यहाँ पे निकालने का सूत्र कह सकते हैं, है ना। तो ये रहेगा आपका 2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 18 का उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका, किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिलें हैं, कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं, है ना। तो 65% के पास साइकिलें हैं। अब भाई मतलब 100% छात्र हैं, उनमें से इस 65 के पास साइकिलें हैं, बल्कि कितने ऐसे छात्र बच्चे जिनके पास साइकिलें नहीं हैं। तो भाई ये आंसर आप यहाँ पे देख ही सकते हो। वैसे आप नंबरिंग में आंसर बता सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा इस तरीके से लिखना होगा एग्जाम में, है ना। तो 100% में से 65 के पास नहीं है, तो 65% बच्चे जिनके पास साइकिलें नहीं है, ठीक है। 65% छात्रों के पास या विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या दो ऐसे ही कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है, अधिक कोण है या संपूर्ण समकोण है। तो आंसर किस तरीके से लिखना है, तो पहले का आंसर क्या लिखेगा, देखो पहले का आंसर लिखना है नहीं, ऐसे दो कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते जो कि न्यून कोण है, ऐसे दो कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते जो अधिक कोण है, लेकिन ऐसे दो कोण समकोण हो सकते हैं जो कि समकोण है, ठीक है। मतलब संपूरक कोण हो सकते हैं जो समकोण है। तो ये आंसर लिखना है नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री, 180 डिग्री से कम होता है, और अधिक कोण का 180 डिग्री से अधिक होता है। उसका नाम ही है 180 डिग्री, है ना, मतलब उसका नाम ही अधिक कोण। तो 180 से अधिक, 180 से कम तो न्यून कोण, 180 से अधिक तो अधिक कोण, और समकोण हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण का, है ना। तो ये आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। इसमें दो समकोण आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 90 90 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। भैया आपको आंकड़े दिए गए हैं 14 17 13 15 20 13 15 14 15, क्या क्या दिया गया भाई, है ना। तो देखो बहुलक क्या होता है, बहु मतलब बहुत बार आ रहा है, जो मतलब बहुत बार आ रहा है, बारंबारता हो रही है जिसकी। देखो 15 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, 15 3 बार आया, बाकी दिख रहा कोई 3 बार नहीं दिख रहा भाई, तो बहुलक लिख देना 15, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इन आंकड़ों को जोड़ करके, इन आंकड़ों को जोड़ोगे, फिर संख्या जितनी है उनसे भाग दोगे तो आपका बहुलक माध्यक निकल करके आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो 15 ही इसका माध्यक और 15 ही इसका बहुलक है। तो इसका आंसर आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक 15 और माध्यक जो है 15 ही है ना। तो इस तरीके से आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर दिया गया है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई याद कीजिए। तो लंबाई याद करनी है, चौड़ाई दी गई है, परिमाप दिया गया है। कभी कभी क्या होता है चौड़ाई और लंबाई दी जाती है, परिमाप ज्ञात करना होता है। तो सूत्र पता है तो कर लोगे आसानी से। देख लो भाई इस तरीके से करना है आपको। देखो हल में लिखिएगा, आयत का परिमाप आपको 130 दिया गया है, आयत की चौड़ाई इतनी दी गई है। आयत का परिमाप क्या होता है भाई, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, एल बी। तो आपको क्या दी गई, चौड़ाई दी गई है ना, तो बी दी गई है अपन को, है ना, और एल अपन को ज्ञात करनी है। तो 2 गुणे एल जो कहते हैं लिखेंगे, है ना, और ये आपका क्या होता है, ये परिमाप होता है इसका बराबर, है ना। तो एल हमें ज्ञात करनी है, वो हम एल लिखते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, है ना। और इस तरीके से 130 अपना निकल करके यहाँ पे पक्षांतर में बटे में आ जाएगा, 65 सेंटीमीटर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एंड आयत की लंबाई निकालनी है तो 65 में से 30 ये हमारी चौड़ाई घटा देंगे तो 35। एंड आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों को गुणा कर देंगे तो 1050 यहाँ पे सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है, ठीक है। ये रहेगा, है ना, क्षेत्रफल भी निकालना था हमें। तो सारी चीज हो गई ना उसमें। अब 23 से 26 तक 5-5 नंबर के प्रश्न है। अब वीडियो को मत छोड़ देना क्योंकि ये लास्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर देते हैं, 20 नंबर सीधे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहो। देखो 23 नंबर का प्रश्न है कि एक पांसे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। 5 आने की प्रायिकता, पांसे में कितने पलक होते हैं, 6 फलक होते हैं ना भाई, लूडो तो खेला होगा। तो पांसे में कितने पलक, 6 फलक होते हैं ना, है ना। तो देखो पांसे में 6 फलक होते हैं। एक बार पांसे को फेंकने पर 5 आने की संभावना एक ही है ना, मतलब एक ही बार 5 आएगा ना भाई, 2 बार तो एक साथ आ नहीं जाएगा, है ना। कुल संभावना टोटल 6 है क्योंकि 6 ही फलक है उसमें, और टोटल संभावना बटे संभावना तो ये आ जाएगा अपना 1/6, ठीक है ना। एक संभावना है और ये मतलब 5 आने की संभावना तो एक ही है, तो 1/6 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आंसर याद रखना 1/6। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज DEF की भुजाओं DE और EF का अंतर्गत कोण कौन सा भाई, DE और EF, है ना, DE हो गया और EF, इनके अंतर्गत कौन सा कोण है भाई, तो ये आपको बताना है। तो कोण कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये देखो, अब देखो ये कोण बन रहा है तो D हो गया, यहाँ पे E हो गया और F हो गया। तो इस तरीके से कुछ परिस्थिति बन रही है। इन भुजाओं के अंतर्गत जो है कोण DEF है, कोण ये बना हुआ है कोण DEF है, ठीक है। आंसर हो गया। देखो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम पूरा का पूरा आपको बता चुके हैं। एक ही क्वेश्चन रह गया। देखो एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदी तथा 400 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। आप यहाँ पे कह दो कि 25 रुपए का लाभ हो गया, लेकिन 25 रुपए का प्रतिशत में बताना है ना। तो कितना लाभ उसको हुआ है भैया, चलिए देख लेते हैं। ये रहेगा आपके सामने आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देख सकते हो लाभ
प्रतिशत निकालना है हमें, तो लाभ बटे लागत मूल्य, है ना। अब लागत कितनी दी थी उसने, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे लाभ बिक्री कितनी, बिक्री मतलब बेची उसने 400 में और लागत लगाई उसने 375 रुपए की, तो 25 रुपए का उसको कहेंगे फायदा हुआ। और 25 का अपन को निकालना है 375 के साथ यहाँ पे, फिर 100 का गुणा करेंगे एंड ये हमारा 6-7% यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबा दो, है ना, जल्दी से हल कीजिए। आपको ये पहला क्वेश्चन दिया गया 4 + 7/8, है ना, 4 सही 7/8 कह सकते हैं प्लस में, और 3/5 + 2/7, इनको आपको हल करना है दोनों को, है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे करना भैया, तो देखो ये रहेगा इनका आंसर दोनों का, है ना। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये रहेगा आपका, है ना, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 8 आ जाएगा एंड ये रहेगा आपका सॉल्यूशन है आपका 4 सही 7/8 इसका आंसर आ जाएगा एंड ये रहेगा दूसरा वाला, तो ये यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है। ठीक है, ये रहेगा आंसर। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम पछताओगे बाद में, क्योंकि तुम्हें अगले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वीडियो नहीं मिलेगा।